नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम एकता अग्रवाल है और दिस इज़ अ जॉइंट इनिशिएटिव बाय माय बिजनेस पार्टनर सिद्धार्थ सिंह राठौर एंड दिस इज़ मी एकता अग्रवाल। दोस्तों, इससे पहले भी आप लोग मेरे काफ़ी सारे वीडियो जो है हमारे यूट्यूब चैनल क्रैक आईएएस इन हिंदी पर देख चुके हैं और आप लोग जो है हमारी वीडियोस को काफ़ी अप्रिशिएट भी कर रहे हैं। उसके लिए आई एम वेरी थैंकफुल टू यू। तो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आर्टिकल 370 के ऊपर, यानी कि अनुच्छेद 370। आप लोगों ने बहुत पढ़ा होगा, सुना होगा 370 के बारे में और काफ़ी सारे लोग जानते भी होंगे कि आर्टिकल 370 जो है वो संविधान में जम्मू कश्मीर के लिए विशेष स्थिति का प्रावधान करता है। तो आइए दोस्तों, हम पढ़ते हैं कि आर्टिकल 370 है क्या, कैसे आर्टिकल 370 जो है कॉन्स्टिट्यूशन में डाला गया और क्या कारण थे इसको डालने के, और इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं, क्या किस तरीके से ये जम्मू कश्मीर को जो है एक विशेष स्थिति जो है वो प्रदान करता है। तो दोस्तों, सबसे पहले देखिए, अनुच्छेद 370 के लिए जो आधार जो रखा गया वो किस तरीके से रखा गया कि जो पूरे घटनाक्रम की शुरुआत हुई दोस्तों वो हुई थी माउंटबेटन प्लान से। ठीक है, जो कि भारत पाकिस्तान विभाजन दस्तावेज था जो 1947 को अमल में लेकर आया था, यानी कि माउंटबेटन प्लान जो था उसी के आधार पर जो है वो भारत को स्वतंत्रता प्रदान की गई थी और उसी के आधार पर भारत और पाकिस्तान का विभाजन किया गया था। माउंटबेटन प्लान में दोस्तों यह प्रावधान रखा गया था कि उस समय जो रियासतें थी वो या तो भारत में मिल सकती थी, या वो पाकिस्तान में मिल सकती थी, या वो स्वतंत्र भी रह सकती थी। तो अधिकतर रियासतों को भारत में मिलाने का जो काम किया गया वो सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में किया गया और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इस काम को बहुत बखूबी निभाया भी। अधिकांश जो रियासतें थी वो भारत में मिलाई गई। जम्मू कश्मीर के जो राजा उस समय थे वो थे हरि सिंह डोगरा, जो किसी भी देश में विलय को राजी नहीं थे, क्योंकि माउंटबेटन प्लान में यह ऑप्शन था उनके पास कि वो चाहे तो भारत में मिल जाए, चाहे तो पाकिस्तान में मिल जाए, चाहे तो वो स्वतंत्र रह लें। तो जो राजा हरि सिंह थे उन्होंने स्वतंत्र रहने का निर्णय लिया इनिशियली। ठीक है दोस्तों, अब देखिए, अब समस्या कहाँ से शुरू हुई। जम्मू कश्मीर का मुस्लिम बहुल जो राज्य था वो था पुंछ जिला था, वो पाकिस्तान में शामिल होना चाहता था। इस बात का फ़ायदा उठाकर पाकिस्तानी जो सरकारें हैं उन पाकिस्तानी सरकार ने पुंछ ज़िले के आदिम जाति लोगों को भड़काकर, जो कि आदिवासी पठान थे, पाकिस्तान सीमा वाले कश्मीर पर आक्रमण कर दिया तथा कश्मीर में अशांति का माहौल पैदा कर दिया। परिस्थितियों को देखते हुए राजा हरि सिंह ने भारत से मदद मांगी और भारत में विलय का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। तो इस तरीके से राजा हरि सिंह जो है वो भारत में विलय के लिए राजी हो गए और उन्होंने विलय प्रस्ताव पर हस्ताक्षर कर दिए। इस संधि के तहत उन्होंने कुछ शर्तें रखी दोस्तों, और इन्हीं शर्तों को निभाने के लिए भारत के संविधान में अनुच्छेद 370 को डाला गया। तो यही वह शर्तें थी जो कि अनुच्छेद 370 का आधार बनी। ठीक है दोस्तों, अब देखिए अनुच्छेद 370 के प्रावधान क्या थे। अनुच्छेद 370 के प्रावधान से पहले मैं आपको बताऊं, जो अनुच्छेद 370 था वो गोपाल स्वामी अयंगर द्वारा लिखा गया था। अयंगर जो थे वो पहली केंद्रीय मंत्रिमंडल के मंत्री थे तथा महाराजा हरि सिंह के दीवान भी रह चुके थे। इससे पहले दोस्तों 370 के प्रारूप का जो कार्य था वो भीमराव अंबेडकर को दिया गया था, परंतु उन्होंने ऐसा करने से सिरे से नकार दिया था और फिर बाद में जो अनुच्छेद 370 था उसे गोपाल स्वामी अयंगर ने लिखा। अनुच्छेद 370 दोस्तों संविधान में अस्थायी प्रावधान के रूप में रखा गया। हाल ही में जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट ने ये निर्णय दिया कि 370 जो है वो स्थायी प्रावधान यानी स्थायी प्रावधान का रूप ले चुका है। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो है इसको हाई कोर्ट, जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के जो डिसीजन है उसको ओवरलैप किया और कहा कि अनुच्छेद 370 जो है संविधान में उस समय भी अस्थायी प्रावधान था और आज भी उसकी स्थिति जो है वो अस्थायी प्रावधान के रूप में है, यानी कभी भी स्थायी नहीं हो सकता। और इसी अनुच्छेद 370 के तहत दोस्तों राज्यों को विशेषाधिकार और स्वायत्त शासन के अधिकार प्रदान किए गए। तो अनुच्छेद 370 की मैंने आपको भूमिका बताई कि अनुच्छेद 370 किस तरीके से संविधान में डाला गया और क्या कारण थे अनुच्छेद 370 को संविधान में डालने के।
दोस्तों अनुच्छेद 370 जो है उससे जो था, जो कि 1956 में, अनुच्छेद 238 जो कि 1956 में 7वें संविधान संशोधन द्वारा हटा लिया गया। इसके नियम भी राज्य पर लागू नहीं होंगे। समझौता पत्र में भी यह लिखा गया है कि राज्य का अपना अलग से ध्वज होगा। तो जम्मू कश्मीर का अपना एक अलग ध्वज भी है। अनुच्छेद 370 राज्य को अपना संविधान बनाने का अधिकार देता है, तो जम्मू कश्मीर का अपना खुद का संविधान भी है। तो ये जो सब मैं आपको बता रही हूँ, ये जम्मू कश्मीर की विशेष स्थिति है, क्योंकि अन्य किसी राज्य को, भारत के अन्य किसी राज्य को इस प्रकार के अधिकार प्राप्त नहीं है। भारत का केवल एक ही ध्वज है, तिरंगा। भारत का केवल एक ही संविधान है, जो भारतीय संविधान है। लेकिन जम्मू कश्मीर की विशेष स्थिति होने के कारण, जो कि ये विशेष स्थिति उसको अनुच्छेद 370 के तहत दी गई है, इसी के कारण जम्मू कश्मीर को अपना एक अलग ध्वज है, अपना अलग एक संविधान है। और इस संविधान में राज्य को भूमि संबंधी अधिकार प्राप्त हुए हैं, जिसके अंतर्गत जम्मू कश्मीर के बाहर के लोग जम्मू कश्मीर में भूमि की खरीद बिक्री नहीं कर सकते। यानी कि जम्मू कश्मीर से बाहर के जो राज्य हैं, वहाँ के लोग यानी भारतीय लोग, अन्य भारतीय लोग जम्मू कश्मीर में जाकर कोई प्रॉपर्टी खरीद कर वहाँ पर निवास नहीं कर सकते हैं। केवल जम्मू कश्मीर के जो निवासी हैं, उन्हीं को वहाँ पर जम्मू कश्मीर की जो प्रॉपर्टी है यानी जो भूमि है, उसकी खरीद बिक्री के अधिकार हैं। भारत की संसद केवल संचार, रक्षा और विदेश संबंधी मुद्दों को छोड़कर कोई भी ऐसा कानून नहीं बना सकती जिस पर कि राज्य की विधानसभा की पूर्व अनुमति ना ली गई हो। यानी कि यदि भारतीय संसद को कोई ऐसा कानून जम्मू कश्मीर के लिए बनाना है, उससे पहले उस कानून के प्रस्ताव को जम्मू कश्मीर विधानसभा द्वारा पारित करवाना पड़ेगा। जैसे दोस्तों हाल ही में जो जीएसटी कानून है, जीएसटी का जो विधेयक है, वो आपको पता होगा जम्मू कश्मीर पर लागू नहीं होता है। तो ये सब क्या है, जम्मू कश्मीर के लिए विशेष स्थिति है। लेकिन संचार, रक्षा और विदेश ऐसे मुद्दे हैं जो कि बहुत संवेदनशील मुद्दे होते हैं, और इसके लिए भारत की अखंडता को ध्यान में रखते हुए ये निर्णय लिया गया है कि इन मामलों में भारतीय संसद जो है वो जम्मू कश्मीर विधानसभा की पूर्व अनुमति के बिना भी इन पर जो है निर्णय ले सकती है, कानून बना सकती है। और दोस्तों इसीलिए राज्य के जो आम नागरिक हैं, उनके अधिकार संपूर्ण भारतीय नागरिकों के अधिकारों से अलग हो गए हैं। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया हो। अब देखिए नेक्स्ट, और मैं आपको बताऊं जम्मू कश्मीर की विशेष स्थिति के बारे में। अनुच्छेद 352 जो कि राष्ट्रीय आपातकाल है, उसका प्रयोग दो आधारों पर किया जाता है, बाह्य युद्ध और आंतरिक अशांति। लेकिन 352 का प्रयोग जम्मू कश्मीर में केवल बाह्य युद्ध के आधार पर ही किया जा सकता है। यानी आंतरिक अशांति के आधार पर यदि आपको जम्मू कश्मीर में कोई आपातकाल लगाना है, तो सब उससे पहले आपको जम्मू कश्मीर विधानसभा की अनुमति लेनी होगी। ठीक है दोस्तों, इसी तरीके से अनुच्छेद 356 जो राष्ट्रपति शासन के से संबंधित है, और अनुच्छेद 360 जो कि वित्तीय आपात से संबंधित है, उसके कानून भी जो है वो जम्मू कश्मीर में नहीं, उसके प्रावधान भी जो है जम्मू कश्मीर में नहीं लगते हैं। सबसे महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि दोस्तों जम्मू कश्मीर के नागरिकों के पास दोहरी नागरिकता होती है, एक जम्मू कश्मीर की और एक भारत की। इस तरह के जो विशेष अधिकार हैं वो किसी अन्य भारतीय नागरिकों, किसी राज्य के अन्य भारतीय नागरिकों को नहीं है। केवल जम्मू कश्मीर के नागरिकों को ही दोहरी सदस्यता मिली हुई है, एक जम्मू कश्मीर की और एक भारतीय नागरिक की। अच्छा दोस्तों, एक नागरिकता के विषय में महिलाओं के लिए भी अलग से प्रावधान किए गए हैं, जिसमें महत्वपूर्ण प्रावधान ये है कि अगर राज्य की महिलाएं अन्य प्रांत के किसी पुरुष, यानी जम्मू कश्मीर राज्य की महिलाएं किसी अन्य राज्य के पुरुष से विवाह कर लेती हैं, तो राज्य की नागरिकता उक्त महिला के लिए समाप्त कर दी जाएगी। यानी कि जम्मू कश्मीर की कोई महिला किसी अन्य राज्य के पुरुष के साथ विवाह करती है, तो उसकी नागरिकता जम्मू कश्मीर राज्य से समाप्त हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, महत्वपूर्ण प्रावधानों में देश की सुप्रीम कोर्ट के निर्णय भी राज्य पर लागू नहीं होने का प्रावधान किया गया है। जैसा कि आपको पता होगा कि सुप्रीम कोर्ट जो होता है वो हायर अपीलेट अथॉरिटी होती है, और उसके जो निर्णय हैं
वो पूरे देश पर लागू होते हैं, परंतु जम्मू कश्मीर की विशेष स्थिति होने के कारण कुछ ऐसे कानून, कुछ ऐसे निर्णय भी होते हैं जो सुप्रीम कोर्ट के जम्मू कश्मीर पर लागू नहीं होते हैं। अब शिमला समझौता के बारे में आपको मैंने यहाँ पे बताया है दोस्तों। 1971 में भारत और पाकिस्तान के मध्य शिमला समझौता हुआ था, और इस शिमला समझौता के अनुसार ये निर्णय लिया गया था कि भारत पाकिस्तान के बीच जो कश्मीर मुद्दा है उसको केवल और केवल द्विपक्षीय वार्ता से हल किया जाएगा, और किसी भी अन्य तीसरे पक्ष की इसमें शामिल नहीं किया जाएगा। तो दोस्तों, शिमला समझौता जो है कश्मीर मुद्दे को लेकर बहुत ही महत्वपूर्ण समझौता है, और पाकिस्तान चाहता है कि वो किसी तीसरे पक्ष को इसमें इन्वॉल्व करे, लेकिन भारत ऐसा नहीं चाहता है, क्योंकि इससे जो भारत की स्थिति है वो जम्मू कश्मीर को लेकर कमज़ोर हो जाएगी, और इसीलिए भारत ने जो है शिमला समझौता किया था, ताकि कभी भी पाकिस्तान जो है तीसरे पक्ष की इसमें मदद ना ले सके। तो दोस्तों, आई होप आपको ये मेरा जो वीडियो पसंद आया होगा। अगला वीडियो हम जल्दी पेश करेंगे दोस्तों, और अपने जो कमेंट्स हैं और जो फीडबैक है वो मुझे ज़रूर दिया करें। और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, और हमारे चैनल को ऐसी और अन्य और वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच।